67वीं बीपीएससी में कट ऑफ गया था 113 यूआर जनरल का मेन। उसका पैटर्न चेंज हुआ, निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया एंड 68वीं बीपीएससी का पेपर 67वीं की तुलना में थोड़ा सा कठिन था एंड कट ऑफ ड्रास्टिकली नीचे आया 113 से 91। देन 69th बीपीएससी प्रीलिम्स वाज ऑलमोस्ट बाउंसर। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का लेवल था और क्वेश्चंस का जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चंस के नंबर में सडनली बहुत बड़ा इजाफा आया। 32 क्वेश्चंस आपके मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस थे। आई थिंक 11 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग वाले थे और पेपर का ऑलमोस्ट लेवल यूपीएससी से मैच करता हुआ था। एंड इसके बावजूद जो यूआर कट ऑफ था जनरल का वो 91 का 91 रहा। सो अगर इस पैटर्न को देखा जाए, पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए तो कट ऑफ नीचे आना चाहिए था। 91 से नीचे आके 87, 84, 85 और 81, 82 वाज द आइडियल जोन जहाँ पे कट ऑफ होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीपीएससी ने जानबूझ के पेपर ऐसा प्लान किया था कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों को, पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टूडेंट को, एस्पिरेंट को बेनिफिट मिले। एंड आज उसी चीज़ को हम समझते हैं कि बीपीएससी ने ऐसा किस रणनीति के तहत ये बदलाव लाया, आगे से क्या करने की ज़रूरत है और 70वीं बीपीएससी के लिए 68वीं और 69वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी का अपनाने की ज़रूरत है। 69वीं बीपीएससी में जो सबसे बड़ा सोर्स था, जो सबसे बड़ा रिसोर्स था, जहाँ से एकमात्र रिसोर्स सबसे अधिक क्वेश्चन आए थे, वो कोई किताब नहीं, वो कोई टेक्स्ट बुक नहीं, दैट वाज योर यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन। या यू हर्ड इट राइट, इट्स नॉट बीपीएससी, इट्स यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा इस बार आपके बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे। सो इसी चीज़ को होलिस्टिकली समझते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। आई एम प्रज्ञेश प्रसून, फाउंडर ऑफ प्रज्ञेश आईएएस, और आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, टू द पॉइंट, सटीक स्ट्रैटेजी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम ये बात करने वाले हैं कि किन किन रिसोर्सेज को पढ़ा जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, एक चक दे इंडिया मूवी में लास्ट में जो फाइनल गोल करना होता है, शाहरुख खान इज़ अ कोच और सामने गोल करते वक्त वो जाके अपने खिलाड़ी को बोलता है कि गोल करते वक्त तुम्हें डिफेंड करना है गोल को, तुम बॉल को मत देखो, गोल की जो गोल करने वाले इसकी आंखों में देखो। एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी ऑल्सो गोज हियर, बिकॉज आप ये मत देखो क्वेश्चंस क्या आएंगे नहीं आएंगे, आप ये समझने की कोशिश करो कि सब बीपीएससी के माइंड में क्या चल रहा है, बीपीएससी ने पैटर्न में क्या क्या बदलाव लाया है, बीपीएससी की साइकोलॉजी क्या है पूछने की, किन किन एरियाज को ज़्यादा फोकस किया गया पैटर्न में, वो क्या सटल सूक्ष्म रूप से चेंज किए गए हैं जो बिल्कुल 67वीं 64वीं 65वीं से भिन्न है। अगर आपने वो समझ लिया तो तैयारी मुश्किल से बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी 2 महीने की है। और मैंने खुद यूपीएससी प्रीलिम्स 5 बार क्वालिफाई किया हुआ विदाउट मच एफर्ट। मेरी स्ट्रेंथ इस पर थी कि मैं इस चीज़ फोकस किया करता था कि यूपीएससी क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आया करते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पे आई यूज्ड टू फॉलो माय ओन स्ट्रैटेजी। मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं लगाता था, कोर सिलेबस, कोर किताबें, और हमेशा मेरे स्कोर कट ऑफ से बहुत ऊपर हुआ करते थे। यानी कट ऑफ अगर आपका 98 गया है 2018 2019 में, तो माई स्कोर ऑलवेज विल बी 125 130 के अराउंड। सो दैट स्ट्रैटेजी आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि आपका जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस केम फ्रॉम यूपीएससी पीवाईक्यू, आई जस्ट सेड इन द स्टार्ट ऑफ डिस्कशन। सबसे पहला दिस केम इन योर यूपीएससी पीवाईक्यू। ठीक है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस कैसे यूपीएससी पीवाईक्यू से आए हैं। उसके अलावा अगर आपको अभी से रणनीति बनानी है तो किन किन एरियाज पे कैसे फोकस किया जाए। 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 150 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हटा देते हैं आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले। सो बचे 140 क्वेश्चन, और 140 क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा जिस विषय पर आपको फोकस करना है वो विषय है करंट अफेयर्स। आप पूछेंगे सर करंट अफेयर्स क्यों, करंट अफेयर्स से तो 25 से 30 क्वेश्चन आया करते हैं। नहीं सर, यू आर रॉन्ग, 25 से 30 क्वेश्चन नहीं आया करते हैं। लाइक यूपीएससी प्रीलिम्स पैटर्न,
आपके इस बार के 69वीं बीपीएससी के पेपर में ऑलमोस्ट 48 से 49 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे। और इस चीज को मैं बाकायदा आपके सामने अभी ला के प्रूव करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो, साइंस एंड टेक में। सबसे पहले साइंस एंड टेक को देखते हैं। साइंस एंड टेक में पहली बार ऐसा हुआ कि क्वेश्चन साइंस के नहीं थे, क्वेश्चन साइंस प्लस टेक थे। और 68वीं बीपीएससी में 30 क्वेश्चन जो आपके साइंस के पूछे गए थे, 30 में से 27 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से थे, इन सम फॉर्म और अदर। बट दिस टाइम इट वाज नॉट लाइक दैट। इस बार 11 क्वेश्चन आपके टेक से थे और 11 में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से थे, जैसे जीपीटी का फुल फॉर्म। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन ये 5G टेक्नोलॉजी, इसके लिए आप अलग से कोई किताब पढ़ना इज नॉट अ वेरी कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद जब प्रीलिम्स की तैयारी की थी यूपीएससी के लिए, सो आई डिडंट रीड एनी बुक। व्हाट आई फॉलोड ओनली करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक के लिए। जो भी घटनाएं न्यूज़ में हैं उनके बारे में अच्छी से समझ, प्लस PYQ। सो 5G वगैरह जो पहला क्वेश्चन 5G संबंधित है, अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी ईजिली टैकल्ड अगर अपना करंट अफेयर सही से पढ़ रहे हो तो। सेकेंड, आप ये देखो, ये क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम यूपीएससी पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन पूछा गया है, ऑलमोस्ट सेम है। देन मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, जीपीटी का फुल फॉर्म। अच्छा, एक चीज आप खुद देखो कि डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है, आपके इस प्रश्न में लिखा हुआ है रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स। सिमिलरली इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सार्स, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी पीवाईक्यू से है। In the context of lab grown diamonds, this question is again from your current affairs. अक्टूबर 2022 में टेस्ला ने ह्यूमनाइज्ड रोबोट को लॉन्च किया था। What was the name? This question is again from current affairs. So what I'm trying to say कि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में, टेक वाला पोर्शन आप दो सोर्स से हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट इज योर दिस करंट अफेयर्स, सेकेंड ईयर यूपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देख लें किस तरह क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा गूगल पे पढ़ लें, नेट पे सर्च कर लें, उसके बस छोटा सा क्विज नोट्स बना लें। उससे बहुत डीप क्वेश्चन कभी नहीं आते। टेक की सबसे खास बात यही है कि टेक में कभी भी आपसे बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। टेक के क्वेश्चन की खास बात और होती है कि मेजॉरिटी टेक वाले क्वेश्चन जब होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग निम्न में से किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है, तो मोस्टली ऑप्शन डी होता है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट पार्ट इज दिस, ठीक है। उसके बाद यू कम टू योर कोर करंट अफेयर्स। तो कोर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन यूजुअली जो था दैट केम, जैसे ये, इससे पहले मूव करूं एक चीज ये दिखा दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका mRNA वाला, व्हाट इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ टर्म mRNA, 2016 यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर। आप क्वेश्चन खोलो, सेम क्वेश्चन वर्ड बाय वर्ड इज कॉपीड फ्रॉम देयर। ठीक है, ये mRNA वाला क्वेश्चन। सो हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क प्रोवाइड इम्यूनिटी, वेक्टर वैक्सीन के बारे में कहाँ पढ़ोगे, यू विल ओनली रीड एनी न्यूज़पेपर। सो एक बात तो बहुत क्लियर है कि साइंस एंड टेक का जो टेक वाला पोर्शन है, दैट टेक वाला पोर्शन इज नॉट, यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग। अगर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग। वैसे भी इस सेशन के एंड तक अगर आप बने रहे, आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि आपको किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है। बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करो तो हार्डली 2 महीने का सिलेबस है। अदरवाइज देयर इज वन मोर स्ट्रैटेजी, गधा प्रसाद मेथड। आप सब पढ़ लो, सारा पढ़ाई कर लो, क्वेश्चन उसमें देखो कि क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में प्रीलिम्स में ही 2 साल लग जाएंगे, जो कि करना नहीं चाहिए। 2 महीने की चीज़ को 2 साल मत लगाइए, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग टू योर करंट अफेयर्स, जो कोर करंट अफेयर्स आपका था, द फर्स्ट 31 से लेके, मैं जिस सेट में मैं आई हैव टेकन द क्वेश्चन फ्रॉम द सेट 31 से लेके 54 तक आपके ये करंट अफेयर्स सेक्शन है। एंड दैट इन 31st क्वेश्चन शिप प्रोजेक्ट टूरिज्म के बारे में था। सो दैट वाज इन न्यूज़। आपको टाइटैनिक वाला शिप को देखने के लिए, उसका ब्रेकर्स देखने के लिए नीचे लोग गए थे, एंड दैट एक्सप्लोडेड, दे ऑल डाइड। सो उसको लेके भी न्यूज़ था, उस समय हमने भी कुछ चीज़ें लॉन्च की थी, उसको लेके न्यूज़ में था। सो उस दोनों पे चीज़ें, दोनों पे क्वेश्चन पूछा गया है। यू कैन सी 31st क्वेश्चन। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन तो जनरल ज्योग्राफी आपकी अच्छी है, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस। देन मूविंग फर्दर, G20 में इंडिया वॉज हैविंग प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर।
सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी वेल एक्सपेक्टेड। आए दिन, हर दूसरे दिन, हर अखबार में G20 के बारे में चर्चा हुआ करती थी। जब भी G20 के बारे में चर्चा किसी भी एडिटोरियल में होता है, किसी भी लेखक करता है, तो सबसे पहले इन डेटा इन फैक्ट को मेंशन कर जरूर करता है, ठीक है, क्योंकि इसी से उसको सब्सटेंस मिलता है टू राइट इन द आर्टिकल। सो डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली आपको इस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देन अगेन ये जो वैगनर मर्सनरी ग्रुप वाला क्वेश्चन था, दैट वाज मतलब 50 बार तो आया होगा, मैंने खुद उस समय आई यूज टू रीड, अभी भी पढ़ता हूँ, सो दैट टाइम यूज 50 टाइम्स मैंने इनका पढ़ा था कि हाँ हु इज योर द लीडर। वैसे तो बीपीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, बट इट सोच की माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर वो चाहता है कि आप ना न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पे पढ़ा करो। तो ये तो कुछ कुछ आपके वैसे कुछ कोर करंट अफेयर्स के जो बाकायदा सभी लोग काउंट करते हैं 25 क्वेश्चन में से। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपका द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये 2017 के यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। जस्ट गो एंड चेक द पेपर, यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन भी सेम है। सो इस तरह से मूविंग फर्दर, ठीक है, आप ये जो आपका पोर्शन है करंट अफेयर्स वाला, इसमें आप 2-3 नए ट्रेंड देखोगे जो कोर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 54 तक। इसमें क्या क्या पैटर्न में चेंज देखोगे कि बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम थे। उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स से क्वेश्चन ज्यादा थे। इंटरनेशनल इवेंट्स मतलब ऐसे ऐसे इवेंट्स जिनसे इंडिया को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है, वैसे इवेंट्स से भी क्वेश्चन पूछे गए। एंड एक और नया ट्रेंड, जिस तरह से यूपीएससी को इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है। 2013 के बाद से, जब से पैटर्न चेंज हुआ, CSAT एंड योर दिस पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड, GS1, तब से यूपीएससी ने लगातार जो क्वेश्चंस हैं आपके इन्वायरमेंट क्वेश्चन से लगातार पूछते रहे, और हर साल जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ता गया यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर में। एंड दिस टाइम आपके जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था बीपीएससी में, वहां पे भी वो चीज़ देखने को मिली। 2-3 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स मतलब इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से। आई कैन शो यू दैट क्वेश्चन हियर। आई विल शो दैट क्वेश्चन, अभी आएगा हमारे डिस्कशन के फर्दर बीच में। देन आई विल शो यू 3 क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से हैं, जो स्पीसीज को लेके कोई नया बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज फाउंड हुआ, कोई नया और कुछ नई फाउंडिंग है, कोई नया स्टेट स्कीम लेके आ रहा है, वल्चर कंजर्वेशन स्कीम के बारे में बात की गई है। वो सारे क्वेश्चन यूपीएससी के ट्रेंड्स को कॉपी किया गया है, ठीक है। देन फर्दर मूविंग दिस क्वेश्चन, नेट metering is sometimes seen in news in the context of promoting. Go back to 2016 यूपीएससी prelims क्वेश्चन, 2016 के यूपीएससी prelims का क्वेश्चन उठाकर देखें, you will find the same question. नेट मीटरिंग किस चीज से संबंधित है, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन कॉपीड फ्रॉम योर यूपीएससी PYQ। और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे अपने लर्नर्स से बात किया, सो जो कोर बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। So what I come to know कि ये जो 38 नंबर क्वेश्चन था व्हाइट हाउस वाला, दिस क्वेश्चन वाज बाउंसर फॉर एवरीवन। ये क्वेश्चन देख के मेजॉरिटी लोगों ने बोला कि सर ये क्वेश्चन पे बीपीएससी क्या ही चेक करना चाहती है, वो क्या चाहती है कि हम व्हाइट हाउस के एड्रेस को भी याद रखें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछा करती है। यूपीएससी के पेपर में 2023 से पहले, 23 पे पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, 23 से पहले यूपीएससी भी 5-6 क्वेश्चन स्पॉन्सर पूछा करती है। बहुत ही मतलब जिसके लिए आपको किसी नॉलेज जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है प्रश्न देख के कि शायद मुझे ये पढ़ना चाहिए था, मुझे जानकारी होनी चाहिए थी, बट ऐसा होता नहीं है। दैट इज मोर अबाउट योर कॉमन सेंस, दैट इज मोर अबाउट योर लॉजिकल रीजनिंग। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द व्हाइट हाउस, और आपके 4 ऑप्शन हैं। सो ये मैं प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व करते वक्त लास्ट में ये सारी स्ट्रैटेजी में समझाता हूँ। उसी में से मेरी एक स्ट्रैटेजी है एंकरिंग मेथड। ये एंकरिंग मेथड सर ये कहता है
कि जो जनरल स्टेटमेंट्स हैं, देखो 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने का ट्रिक में एक ट्रिक ये होता है कि जो आपके जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स, वो कभी गलत नहीं होंगे। स्पेसिफिक आंसर या स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो तो उस चीज़ को सही और गलत करने के लिए आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। अनलेस यू डोंट हैव दैट नॉलेज, यू कांट सॉल्व दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप सही गलत नहीं कह सकते हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय जनरल स्टेटमेंट? ठीक है, अगर मैं क्लाइंट बोलूं कि गोल घर बिहार के गौरव का प्रतीक है, गांधी मैदान बिहार के गौरव का प्रतीक है, सो इट्स अ जनरल स्टेटमेंट। इसको आप गलत नहीं काट सकते हो, गलत नहीं काट सकते हो। बट हाँ, यही मैं कहूं कि गांधी मैदान की क्षेत्रफल कुल 1750 स्क्वायर किलोमीटर, 1700, 300, 250 स्क्वायर किलोमीटर, समथिंग एनी रैंडम डेटा। फिर यहाँ पे आ गया स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए, या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिमाग में पता होनी चाहिए कि कितना होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट सॉल्व इट। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, एंकरिंग, मतलब वैसे ऑप्शंस को एंकर कर दो कि जिन ऑप्शन से आपको लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल जनरल है, जिनको गलत नहीं काटा जा सकता। सो लेट्स कमिंग टू ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1, द एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस इज समथिंग समथिंग। नहीं पता, मुझे सब बिल्कुल नहीं पता। सो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं इसको स्टेटमेंट को भी होल्ड पे डाल दिया। देन अगेन स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज द ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। सो ट्रू, ये न्यूज़पेपर पढ़ते कई बार पढ़ा कि व्हाइट हाउस में मोदी जी खाना खिलाने के लिए बुलाया गया, मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, सो आई नो इट। मेरे कॉमन सेंस में ये पढ़ते मुझे मिला है। सो आई विल गो, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, ये मेरे लिए होना चाहिए। 2 मेरे पेन मैंने एंकरिंग कर दी, 2 को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगेन स्टेटमेंट नंबर 3, on November 1st, 1800, John Adams, blah blah blah, I don't know. Again, this is a very specific statement, so I don't know again anything, so I will put on a hold. ना मैं इसको सही कर रहा, ना उसको मैं गलत कर रहा, जस्ट उसको होल्ड पे डाला। अगेन फोर्थ स्टेटमेंट इज इट इज अ सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। अगेन दिस इज वेरी जनरल स्टेटमेंट। ये फिर गलत नहीं होगा, जैसे मैंने बोला गांधी मैदान बिहारी गौरव का प्रतीक है, वैसे ये है कि यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। सो स्टेटमेंट 4 जनरल स्टेटमेंट। सो 4th पे भी मैं एंकरिंग करूंगा। सो मेरे लिए 2 और 4 इज द स्टेटमेंट्स जिस पे मुझे जाना है। ये मेरे आंसर्स में होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मेरे को 1 और 3 में चेक करना है। तो सबसे पहले मैं ये तो देख लूँ कि किन किन ऑप्शन में 2 और 4 दोनों हैं। सो ऑप्शन ए, सर इसमें तो नहीं है, सो ए आई विल कट, बी आई विल कट, सी आई विल कट, ओनली डी इज देयर। सो माई आंसर केम आउट, डी इज आंसर। सो इस क्वेश्चन के थ्रू आप ये समझ सकते हो कि द एग्जामिनर की साइकोलॉजी क्या रही होगी। एग्जामिनर की साइकोलॉजी सिर्फ इस बात की रही है, वो आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता है। वो यह जानना चाहता है कि आप एग्जाम के प्रेशर वाले सिचुएशन में भी अपने मौलिक सोच को दर्शा सकते हो कि नहीं, आपके पास वो लॉजिकल रीजनिंग करने की क्षमता है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट ये यूपीएससी भी करती है, यूपीएससी सबके बीपीएससी वाले उठा के पूछा है। नाउ फर्दर मूविंग नेट मीटरिंग तो मैंने बता ही दिया, नेट मीटरिंग वाज कॉपीड। देन फर्दर मूविंग, ये जस्ट मैं स्टार्टिंग बताया कि वो अपना शिप डूबा था टाइटैनिक के चक्कर में। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन वाज समथिंग विच बीपीएससी शुड नॉट हैव आस्क्ड। ओनली क्वेश्चन जिसका मुझे लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट सेलेटर्स एंड एविएटर्स, चिग्नोन, ड्रॉग, ये बेसिकली अर्बन इंग्लिश मीडियम गोइंग स्कूल बच्चों के लिए मोर कंफर्टेबल है। ये क्वेश्चन मोर आपके वोकैब चेक करने के लिए दैन योर जीएस और लॉजिकल रीजनिंग। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन शुड। ये भी अगेन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हो, सो यू विल बी इजिली एबल टू डू दिस क्वेश्चन, अदरवाइज देयर इज नो सम लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दैट। फर्दर मूविंग, ये क्वेश्चन अगेन इट्स शोइंग, जो मैंने कहा था कि इंटरनेशनल इवेंट्स पे ऐसी घटना है जिसमें भारत का बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। अगेन इट सोच कि बीपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग फॉर एनी ईयरली कंपाइलेशन।
कोई ईयर एंड पे जो कंपाइलेशन आता है एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो दिस इज व्हाट. हाँ, जिसमें वो जो एनवायरमेंट वाले क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था, यू कैन सी हियर विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया. अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन इज अगेन वो जो इन्वायरमेंट क्वेश्चन पूछा करती है यूपीएससी, वहां से ट्रेंड कॉपीड है. ठीक है. अगेन इसका क्वेश्चन 47, 10 कैप्टिव ब्रीड एशियन जायंट टॉर्टोइज, one of the largest tortoise species in mainland Asia, were recently released into which national park of India? Same train पे copied. So further 48, 47 you can see, ये आपके जो 49 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका ट्रेडिशनल जो बीपीएससी पूछा करती है वो उस लेवल का क्वेश्चन, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है. सो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो अब डे टू डे रीडिंग बेस्ड है. ये तो 54 तक हो गया, 54 तक तो आपका कोर करंट अफेयर्स था, लेकिन अभी करंट अफेयर्स खत्म नहीं हुआ है. लेट्स मूव फर्दर एंड यू विल सी क्वेश्चन नंबर 82. इस बार का पेपर में 70वीं बीपीएससी में ज्योग्राफी का वेटेज वाज बिट हाई. ज्योग्राफी से आपके 23 से 24 क्वेश्चन पूछे गए, एंड सबसे खास बात क्या है कि उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पे करंट अफेयर्स होते. क्वेश्चन नंबर 82 लेते हैं. इस दिस क्वेश्चन इज अबाउट हीट वेव, एंड हीट वेव के बारे में ट्रेडिशनल बुक के बारे में पढ़ना इज नॉट पॉसिबल. आपको हीट वेव के बारे में, हीट वेव के किन किन कंडीशन को फुलफिल करने पे आप हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप किसी न्यूज़ पेपर इसमें किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ें, एनसीईआरटी वगैरह में ये कंडीशन दिया हुआ हो. बट हाँ, अगर आप न्यूज़ पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं, सो अप्रैल महीने से ही स्टार्ट हो जाता है. हर चौथे 5वें दिन पे आईएमडी का डिक्लेरेशन आना शुरू हो जाता है कि आईएमडी ने बोला है कि हीट वेव के वार्निंग्स इशू किए हैं, ये इशू किए हैं. और जब मिड गर्मी आपका मिड मई अप्रैल एंड और मिड में पहुंचता है, सो मच हीट स्ट्रोक स्किन्स घटनाएं होती हैं. और कोई भी अखबार, हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस, उसमें बार बार ये न्यूज़ आता है, और हर बार उसके साथ ये भी मेंशन होके आता है कि हीट वेव को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या टेम्परेचर कंडीशन होता है. तो दिस क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम योर करंट अफेयर्स. ये जो क्वेश्चन नंबर 82 है इज फ्रॉम डायरेक्टली इफ यू रीडिंग न्यूज़पेपर, सो यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व दैट. अगेन मूविंग टू द 84 क्वेश्चन, द एमिरेट्स ऑफ यूएई. ये आपके लगातार न्यूज़ में आते रहता है. जो प्लेसेस इन मार्किंग, जो न्यूज़ में प्लेसेस आपको आते हैं, अगर आप उसको मैप पर मार्किंग करो तो दिस क्वेश्चन यू कैन इजिली सॉल्व. बहुत लोग मन में लग रहा नहीं सर क्वेश्चन नंबर 84 तो इट्स नॉट करंट अफेयर्स, बस ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ये. आई एम शोइंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? अब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लॉजिकल होगा वो आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप हर राज्य के हर जिला का ये जानो कि किसकी इंटरनेशनल बाउंड्री कौन कौन जिले के साथ लग रही है. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एट ऑल. सो आप थोड़े से भी लॉजिकल हो तो आप ये बात समझ जाओ कि ऐसे प्रश्नों में आपसे ये तो नहीं पूछा, आपके ये नहीं चेक की जा रही कि आप गधे प्रसाद की तरफ बैठ के पढ़ो कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ अटैच्ड हैं. ठीक है. सो बेसिकली हुआ क्या था, जोशीमठ क्राइसिस हैड हैपेंड जनवरी फरवरी टाइम पे दिसंबर जनवरी के टाइम पे 2023 के टाइम पे दिस हैपेंड, जोशीमठ क्राइसिस. अच्छा, जोशीमठ जो है एग्जैक्टली उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट है जो अपना, उस दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे है. और उत्तरकाशी और चमोली डिस्ट्रिक्ट दोनों उत्तराखंड के तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. और उसके नीचे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा उसके नीचे. सो आप देखेंगे जाके मैप पे, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम उस करंट अफेयर घटना से. बहुत ही फेमस न्यूज़ था वो. इनफैक्ट हर न्यूज़ चैनल से लेके हर आपके जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह सबने कवर किया था, इनफैक्ट विथ मैप. सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम देयर. ठीक है. मूविंग फर्दर, एल नीनो तो हमेशा एल नीनो ला नीना इज ऑलवेज मेंशन. इनफैक्ट आपकी क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी किताब में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी. और न्यूज़पेपर में अक्सर आपके एल नीनो ला नीना वाला कॉन्सेप्ट तो आते ही रहता है. सो अगेन आई विल कंसिडर दिस क्वेश्चन एज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स. फर्दर मूविंग
इकोनॉमिक्स, आई थिंक दो टफेस्ट सेक्शन दिस ईयर वॉज इकोनॉमिक्स 69वीं बीपीएससी में, एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन वर एट यूपीएससी लेवल पे। तो सर पहला क्वेश्चन आपका 111वां क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई के है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सर देखो अभी रिसेंट टाइम पे फॉरेन रिजर्व आरबीआई इज राइजिंग, सर्जिंग। इसको लेके करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इट वॉज मेंशन कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, कई बार हुआ था ऐसा, ठीक है। ये कंटिन्यूसली इट वॉज मेंशन इन न्यूज़। इनफैक्ट 2 महीने पहले हमने खुद के अपने करंट अफेयर्स में कवर किया था इस चीज़ को बकायदा विथ कंपोनेंट। एंड ऑल्सो दिस क्वेश्चन 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। इनफैक्ट सेम क्वेश्चन हैज बीन कॉपीड। सो अगर आपने 2016 के प्रीलिम्स का पेपर नहीं भी किया हुआ है यूपीएससी का, अपने करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ रहे हैं, सो यू विल बी इजिली एबल टू डू इट। फर्दर मूविंग, रूल्स ऑफ ऑरिजिन। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके हमेशा जो कंसर्न होता है किसी भी कंट्री का वो ये होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे आप किसी अन्य देश का प्रोडक्ट हमारे देश में डंप ना कर दो। कहीं ना कहीं आरसीपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिससे इंडिया ने विड्रॉ कर लिया, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी था रूल्स ऑफ ऑरिजिन को लेके। सो रूल्स ऑफ ऑरिजिन हमेशा आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जितने भी अभी छोटे छोटे ब्लॉक्स, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, और अभी राइज डब्ल्यूटीओ एज इंस्टीट्यूशन इज डिक्लाइनिंग, इसकी अथॉरिटी दिस नॉट सो ग्रेट। सो हो क्या रहा है कि मेनी ट्रेडिंग ब्लॉक्स आर इमर्जिंग, और इन सभी चीज़ों के कारण ये रूल्स ऑफ ऑरिजिन जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑलवेज बी इन न्यूज़। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो रूल्स ऑफ ऑरिजिन जो कॉन्सेप्ट है यू विल ऑलवेज सी इन द न्यूज़। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम ए न्यूज़ पेपर। ये तो अगेन करंट अफेयर्स का है ही, इसमें कोई रिसेंट डेटा का क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन दिस वाज इन न्यूज़ पेपर। फर्दर मूविंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में जो बात की गई है, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम 2018 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर। अब 2018 के यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर जब देखें, सेम क्वेश्चन इज देयर विदाउट एनी चेंज, विदाउट कोई चेंज नहीं, ना ऑप्शन में, ना स्टेटमेंट में, ना ही आपके आंसर में। फर्दर मूविंग, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सॉल्व करने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो लॉज हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी को लेके, उन सभी को आपस में मर्ज करके आईबीसी लेके आई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। उसके अंदर बहुत सारे प्रावधान है, और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड हमेशा न्यूज़ में बना रहता बिकॉज ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिफॉर्म था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके। एंड इसमें हुई बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये अक्सर न्यूज़ में रहता है बिकॉज कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ये, दूसरा कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने डेट को रीपे नहीं कर पा रही है, सो उनको नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ले जाया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो कई बार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में, खास करके इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन में या फिर आपके हिंदू वाले के जिस्ट सेक्शन में, यू विल सी कि पूरा आईबीसी को एक्सप्लेन किया गया है। सो उन सिचुएशन में अगर आपने थोड़ा सा भी कभी देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता होंगे। सो इकोनॉमी का ये क्वेश्चन को इजीली हैंडल। अगेन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, सो इट इज नॉट टू से डायरेक्टली फ्रॉम योर करंट अफेयर्स। फर्दर मूविंग, स्वामित्व स्कीम, दिस वाज अगेन स्कीम फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन इन इंडियन इकोनॉमी। सो देखो ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी PYQ को मॉडिफाई किया गया है, प्लस ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूर रीडिंग न्यूज़पेपर यू कैन इजीली हैंडल। ये आपके कॉन्सेप्ट को न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, सो यू कैन इजीली मैनेज सच अ क्वेश्चंस। फिर अगेन इकोनॉमिक सर्वे 2023, अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट इज करेक्ट। सो ये अगेन बेसिक इकोनॉमी से है, लेकिन जैसे कि आपका जिस दिन यूनियन गवर्नमेंट का बजट आता है उसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट भी आती है बजट एट ग्लांस करके, बजट एट ग्लांस। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को 7-8 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, यू विल सी, तो आपको इजीली ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू कि इकोनॉमी में और जैसे बजट आने के बाद मैं उस 7-8 पेज को आई विल टेक अ प्रिंट आउट
एंड आई विल जस्ट एनालाइज कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों का बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, कहाँ घट रहा है. सो ये वहाँ पे उसमें डिफाइन किया रहता है और एक पेज का उसमें डेफिनेशन भी जा रहा था. सो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. देन अगर क्वेश्चन नंबर 125, consider the following statements about the latest development in the union government's finances. So this is again a fiscal deficit based question. आपके फिर से बजट के डॉक्यूमेंट से पूछा गया है. यू डोंट नीड टू रीड एनी स्टैंडर्ड बुक. ठीक है. सो यहाँ से 2 सेगमेंट हमने कवर किया. फर्स्ट सेगमेंट करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अगर पेपर में है, प्लस यूपीएससी पीवाईक्यू जो अभी तक हमने डिस्कस किया. जिससे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर ना भाग. सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे ज़्यादा जो सेगमेंट जिसका क्वेश्चन कवर होते हैं, दैट इज योर करंट अफेयर्स. आपके 48 से 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं. तो सबसे पहले आप इन पे फोकस करो और ये आपको डे टू डे लेवल पे, डे टू डे बेसिस पे करना होगा. इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके लिए कोई मोटी किताब पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. मोटी किताब आई मीन रमेश सिंह की किताब, मोटी वाली किताब आती है, नहीं जरूरत है. इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. अगेन और भी जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें इकोनॉमी को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आप कोई भी पतली किताब उठा लें. आई वुड सजेस्ट के शंकर गणेश किताब उठा सकते हैं, या फिर वो भी नहीं तो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमी उठा सकते हैं. पतली सी किताब उठाइए, फोकस कीजिए करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं आ रही, जो भी न्यूज़ आ रहा है, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. प्लस 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 इकोनॉमी के जितने भी आपके मेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आ रहे हैं. 68वीं बीपीएससी में डायरेक्टली करंट अफेयर्स से पूछा गया था और 69वीं में एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स, और 69वीं में ज्योग्राफी वाज मोर देन योर इकोनॉमी. सो इस सिचुएशन में, इस ऐसा सिचुएशन में यू डोंट नीड टू रीड एनी बल्कि बुक. ठीक है. प्लस करंट अफेयर्स, आपको करंट अफेयर्स के डेली न्यूज़ पेपर पढ़ना होगा. विदाउट रीडिंग डेली न्यूज़ पेपर यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर. वो लास्ट मंथली कंपाइलेशन से ईयरली कंपाइलेशन के बेसिस पे यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. ठीक है. सो दिस इज सेकेंड इन्फेरेंस. थर्ड इन्फेरेंस, एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रेज किया था कि पेपर का लेवल बढ़ने के बावजूद भी कट ऑफ 91 पे मेंटेन क्यों रहा. इट इज़ बिकॉज कि जिस तरह से यूपीएससी ने पेपर को सेट किया हुआ था, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके यूपीएससी पीवाईक्यू से पूछे गए थे, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके डेली करंट अफेयर से पूछे गए थे जो न्यूज़पेपर आप रीडिंग जो रेगुलर कर रहे हैं. सो ऐसे पेपर में जो लर्नर यूपीएससी वाले हैं उनको एडेड एडवांटेज मिला. सो मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी ऑल्सो, और कुछ जो सिर्फ कोर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं. सो मैंने दोनों से मार्कशीट मंगवाया एंड व्हाट आई फाउंड, जो कोर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं दे यूज टू स्कोर ओनली अराउंड 70, 72, 75. बट जो यूपीएससी प्लस बीपीएससी सिंसियर स्टूडेंट है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी देने के लिए आए, सो दे विल एबल टू स्कोर 104, 105, 108. सो दिस गैप शोज कि दिस पेपर वाज बायस्ड टुवर्ड्स यूपीएससी स्टूडेंट. दिस पेपर वाज बायस्ड टुवर्ड्स यूपीएससी स्टूडेंट. ठीक है. सो दिस इज, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा. एक तो इम्प्लीकेशन ये होगा कि आप प्रीलिम्स में ही आपको एक टफ कंपटीशन मिलने वाला है. प्रीलिम्स में यू आर नॉट competing with the students who are preparing in Patna for core BPSC, but you are competing with such kind of students who are preparing from Delhi UPSC के लिए. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज दिस. सेकेंड पॉइंट, आपको मेंस में कंपटीशन मिलने वाला, क्योंकि जो मेंस का पेपर है, दैट मेंस का पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, वो नेचर चेंज हो चुका है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं. सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाने के कारण आपको है क्या इसमें प्रॉब्लम कि आपको कम टाइम में टू द पॉइंट आंसर लिखना है. और जो कोर बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके पास उसका प्रैक्टिस नहीं होने के कारण ये यहाँ पिछड़ जाया कर रहे हैं. अक्सर अभी भी इनका जो प्रेजेंटेशन है, आई यूज टू चेक लॉट ऑफ कॉपीज. इनफैक्ट आई 69 बीपीएससी आई हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल टू राइट आंसर्स एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस. कैसे इफेक्टिव वे में अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज लैकिंग हियर. बट जो यूपीएससी वाले लर्नर्स हैं जो आपके साथ मेंस में कॉम्पीट कर रहे होंगे, उनको शुरू से ही 20 क्वेश्चन लिखने की आदत है. दे यूज टू, जिनको शुरू से माइंडसेट उसी चीज़ में प्रैक्टिस किया हुआ है कि 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखना है. एंड दे नो दे हैव वेरी गुड mastery over the skills of writing, how to write effectively.
कब फ्लो चार्ट बनाना है, कब मैप बनाना है, कब डायग्राम बनाना है, कब डेटास वगैरह यूज करने, कब चीज़ों को शॉर्टकट में निकाल देना है. सो दिस इज वेरी वेल दे हैव मास्टर दिस स्किल. बट अपने यहाँ क्या है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जो भी पीसीएम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने से पूछना शुरू किया है, वहाँ पे स्टिल यू फाइंड डिफिकल्ट कि सर शॉर्ट क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाए. सो ये सबसे बड़ी बात है कि मेंस में यू आर गोइंग टू फेस अ वेरी स्टिफ चैलेंज. अगेन कमिंग टू द पॉइंट, मेंस में एक और जो बात है वो ऐसे का पेपर के लिए क्या है कि आपके पास ना तो प्रीवियस कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रैक्टिस है, ना ही आपका जो नॉलेज बेस है वो बहुत ब्रॉड है. अगेन कंपेयरिंग टू द यूपीएससी स्टूडेंट, आपका उनका जो सिलेबस है जीएस का वो खुद बहुत बड़ा है. एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो रीडिंग ऑन ऑप्शनल पेपर, प्लस उनको ऐसे का पेपर में ऑलरेडी उनको ऐसे लिखने के लिए ऑलरेडी पेपर जहाँ तुमको 2 ऐसे लिखना होता है. सो अगेन उनके पास ऐसे लिखने के पहले से स्किल सेट भी है और नॉलेज बेस भी है, जो अगेन लैकिंग इन बीपीएससी स्टूडेंट. सो ये चीज़ जो पेपर है प्रॉब्लम्स का, इट्स मोर पुटिंग यू अंडर द डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद द यूपीएससी स्टूडेंट्स. और मेंस में कहीं ना कहीं 69वीं बीपीएससी के बाद यू विल सी वेरी ड्रास्टिक चेंज इन मेंस. जिस तरह से प्रीलिम्स में चेंज आया उस तरह से मेंस में भी आएगा. ठीक है. नाउ एक और चीज़ आई विल कंक्लूड कि मेजर पोर्शन तो आपका ये है करंट अफेयर्स. इसके बाद दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सो दैट इज हिस्ट्री. ये आप सबको पता है, हिस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट. बट अगेन क्वेश्चन ये उठता है हिस्ट्री इतना बड़ा है, कैसे कंप्लीट किया जाए, इसके लिए कौन सा सोर्स होगा? सो अगेन आई विल से ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ तो 68 और 69 यूपीएससी बीपीएससी क्वेश्चन पेपर्स, आपको किसी की बल्कि बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है. और 60वीं बीपीएससी में 23 क्वेश्चन आए थे, बिहार स्पेसिफिक को हटा दो. 23 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आए थे. उस 23 में से 20 क्वेश्चन वे डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी. आई हैव विद पेजेस एंड आई हैव दिस स्क्रीनशॉट आई कैन शेयर विथ एनीवन कि 23 में से 20 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे. अगेन कमिंग बैक टू 69वीं बीपीएससी. 69वीं बीपीएससी में जो मेजर सोर्स ऑफ क्वेश्चन था हिस्ट्री का, दैट वाज फ्रॉम अगेन यूपीएससी पीवाईक्यू. पहला क्वेश्चन, मतलब अगर आप घटना चक्र कर रहे हैं, आप कोई भी पीवाईक्यू का सेगमेंट कर रहे हो हिस्ट्री के लिए, दैट इज मोर देन एनफ, दैट विल कवर. प्लस आप एनसीईआरटी कर लो. एनसीईआरटी बेसिक लेवल से क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी करने के बाद जो नई वाले एनसीईआरटी है उसका आप थीम से हिस्ट्री कर लें, नोट्स बना लें, और उसके बाद जो मैंडेटरी किताब है वो पढ़ना आपको है. एक बार बिपिन चंद्र का रीडिंग जरूर लगा लें. बिपिन चंद्र एनसीईआरटी वाली जो भी ओरिएंट ब्लैक स्वॉन वाले फॉर्मेट में आती पतली सी किताब है, उसके कम से कम 3-4 रीडिंग लगा लें. ठीक है. लूसेंट का आप जस्ट यूज लूसेंट का एंशिएंट एंड मेडाइवल वाला जो पोर्शन है, दैट इज मोर देन एनफ. ठीक है. उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, प्लस एनसीईआरटी और घटना चक्र के सारे क्वेश्चंस. सो इससे ज़्यादा आपको हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं करना. आई हैव विद डेटा विथ मी, आई कैन शो यू एंटायर पेपर कैन बी सॉल्व. 69वीं बीपीएससी का पूरा का पेपर कैन बी सॉल्व विद दिस. नो नीड टू रीड अ स्पेक्ट्रम, नो नीड टू रीड एनी बल्कि बुक. और इतना अगर आपने कर लिया सर, सो व्हाट विल हैपन हियर कि 50 प्लस 37 क्वेश्चन, सो 87 क्वेश्चन तो आपने यहीं से कर लिया. ज्योग्राफी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए थे मोस्टली क्वेश्चन. देन योर ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमी मैंने दिखा दिया, करंट अफेयर्स प्लस कोर इकोनॉमी, वहाँ भी कोई बल्क किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है. देन अगेन साइंस वाला सेगमेंट में अगेन सर करंट अफेयर्स के बाद जो बचता है दैट वाज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ठीक है. एंड देन रिमेनिंग ये 10 क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी. दैट पॉलिटी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, सो वैसे भी आप मेंस की लक्ष्मीकांत आप पढ़ोगे. सो आपको वहाँ तक करने की जरूरत है. सो विद दिस स्ट्रैटेजी इसका बेनिफिट क्या होगा अगर आप फोकस्ड होकर प्रिपरेशन करेंगे प्रीलिम्स की. सो प्रीलिम्स का सिलेबस इज हार्डली फॉर 2 months. सो ये जो पूरा मैंने बताया इसको आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं. इस चीज़ का सॉल्यूशन में निकाला हुआ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए अभी होंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू द हिंदू डेली बेसिस पे. सो उसके लिए क्या करते हैं, हम द हिंदू का 2 पेज के समरी रोज पब्लिश करते हैं. आप देख लो, ये ऐसे समरी हम निकालते हैं रोज
2 पेज की मेंस मास्टर प्रीलिम्स बूस्टर करके इजली विजिबल ऑन द स्क्रीन। आज हमने हिग्स बोसोन पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया है। देन फर्दर वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट सी बर्ड, एंड इस चीज़ का हम अपने यूट्यूब पे करंट अफेयर्स का डेली एनालिसिस भी डालते हैं। प्लस हमने अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आप एनसीईआरटी का हम प्लानर शेयर कर देते हैं डे बाय डे। अभी हमारा ऑलमोस्ट 50 दिन हमारे टेस्ट का पूरा हो चुका है, और दिस इज वेरी गुड प्रोग्राम गोइंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म, एंड यू विल सी मल्टीपल स्टूडेंट्स आर टेकिंग दिस टेस्ट, क्योंकि हमारा जो फिलोसफी है कि डेफिनेटली फ्रॉम द कोर एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स के दम पे यू कैन इजिली क्रैक योर प्रॉब्लम्स। फोकस मेंस पे होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेंस के दम पे होगा, ना कि प्रॉब्लम्स के दम पे। मेंस में कितनी अच्छी आपकी आर्टिकुलेशन स्किल है, कितनी अच्छी आपकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, कैसा आप आंसर लिखते हैं, आपके आंसर में कितने सब्सटेंस है, सतही आंसर तो आप नहीं लिख रहे हैं। सो इन चीज़ों में जितना आप वर्क करेंगे उतने अधिक चांसेस हैं कि यू विल सक्सीड इन द मेंस एग्जामिनेशन। सो आपको यहाँ जरूरत है एक ऑप्टिमल बैलेंस की, कि प्रीलिम्स में कम ऊर्जा लगाएं, सटीक ऊर्जा लगाएं, टू द पॉइंट हिट करें, समय को बचाएं, मेन से फोकस करें। अभी भी ऑलमोस्ट 5.5 महीने बचे हुए हैं, तो अभी के 2.5 महीने जो नए लर्नर्स वो भी अभी प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मिलाकर पढ़ें। मेंस के लिए अभी से ऐसे एक बार जो पॉलिटी कुछ सेगमेंट्स हैं, इकोनॉमी के सेगमेंट, ज्योग्राफी के, एक बार आंसर प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ आंसर ऐसे लिखा जाता है, ऐसा डायग्राम्स में यूज किए जाते हैं, ताकि आप जब प्रीलिम्स और मेंस का जो गैप है 3 महीने का, उस 3 महीने गैप को आप इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सको आगे की चीज़ों के लिए, ताकि उससे आपको कुछ नया ना लगे कि हाँ सर आंसर राइटिंग होता क्या है, आंसर राइटिंग डिडंट हैव एनी आइडिया। वो काम अभी आप करके रख लो, कुछ बेसिक नोट्स बना कर रख लो, जो हिस्ट्री का कॉमन ओवरलैपिंग टॉपिक है मेंस और प्रीलिम्स का, उनको अभी कंप्लीट कर लो। एस्से का एक बेसिक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, 8-10-15 एस्से लिख लो अभी। देन जैसे ही आपका एग्जाम 2.5 महीने लगभग बचे प्रीलिम्स, सो आप डेफिनेटली अभी से जब करते आ रहे हो, फोकस हो जाओ प्रीलिम्स पे, कंप्लीट स्विच टू प्रीलिम्स। टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, फोकस को सिलेबस कंप्लीशन पे, मल्टीपल रिविजन्स पे, किसी एक ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का उठा लो टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, 100-50 नहीं, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर लगा लो। एंड स्कोर कम है तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, अगेन गो बैक एंड सी पेपर को, अपने कोर्स सिलेबस अगर रिवाइज करो कि हाँ ये क्वेश्चन क्यों छूट गया, और जो आप नहीं कर पा रहे उसको अपने डायरी में या नोट्स में नोट कर लो। सो दिस इज द effective strategy for prelims and mains, and this I myself has cleared prelims 5 times in a row in UPSC, and consistently I have scored more than 30-40 marks from cutoff level in general category. So this strategy always works. बस आपको करना क्या है, यू हैव टू बी फोकस्ड। आपको फोकस होकर तैयारी करनी है, और दिमाग में ये बात रख कर चलना है कि आपका कंपटीशन अब जो बिहार में तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनसे नहीं, बल्कि वैसे लर्नर्स जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और यूपीएससी की प्रिपरेशन साथ साथ बीपीएससी की तैयारी भी, बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, आपका कंपटीशन उनसे है। सो हमें भी अपने तैयारी को उस लेवल पे लेके जाना होगा। सो दिस इज व्हाट आई हैड माय ओपिनियन फॉर योर रिगार्डिंग